ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोग अभी डिस्कस ही कर रहे हैं टाइप्स ऑफ और क्लासिफिकेशन ऑफ एनसी सिस्टम। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने थोड़ा सा स्टेप एंगल जो होती है स्टेपर मोटर के बारे में डिस्कशन किया था। और स्टेप एंगल क्या होता है, ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, अच्छा, स्टेपर मोटर वैसे तो ठीक है, लेकिन इसकी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। वो प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादा अगर कैपेसिटी है, इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर हाई कैपेसिटी। हाई स्पीड अचीव नहीं हो पाती है इसमें, थोड़ा सा नॉइजी ऑपरेशन होता है। कभी कभी जो जो सिग्नल्स हम भेजते हैं उन सिग्नल्स को ये ठीक से कैच नहीं कर पाता है। ठीक है, तो देर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस मोटर व्हेन एवर वी आर यूजिंग टू ड्राइव अवर एनसी सिस्टम। So the accuracy, I think it is not up to the mark in this case if we are using this one, but it is not costly or it is not expensive. That's why we just go for this type of motor. Okay, so for light duty applications we can use this stepper motor for NC system to drive the NC system, and it is mostly used for open loop control. ठीक है, ओपन लूप कंट्रोल के लिए हम इसको यूज करते हैं। अगला जो टर्म एक इम्पॉर्टेंट टर्म है वो है BLU, दैट इज बेसिक लेंथ यूनिट। ठीक है, आप लोग बताइए, आप लोगों ने स्क्रू पढ़ा है? हैव यू स्टडीड स्क्रू? मशीन डिजाइन में पढ़ चुके होंगे शायद, मशीन डिजाइन में स्क्रू पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना? अच्छा, स्क्रू में आप लोगों ने एक टर्म आया होगा पिच। पिच पता है क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन टू थ्रेड्स। हाँ, एट द सेम लोकेशन, है ना? अगर थ्रेड कोई बनाया आपने, ये सिंपली है, और इसमें मान लिया मैंने कोई थ्रेड जनरेट किया है। मार्कर काम नहीं कर रहा है, एक मिनट। एक टर्म और होता है BLU, जिसको हम बोलते हैं बेसिक लेंथ यूनिट। बेसिक लेंथ यूनिट होती क्या है, ये समझाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो पिच की बारे में बात करते हैं, स्क्रू थ्रेड में मान लिया कि ये हमारा बीच में शाफ्ट होती है और इस पर कुछ स्क्रू हमने बना लिए, थ्रेड्स बना दिए हैं। ठीक है, मान लिया कि इस पर कुछ थ्रेड्स बने हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन एज्यूम कर लीजिए अभी कि थ्रेड्स स्क्रू पे बने हुए हैं। और टेबल को रन करने के लिए स्क्रू का अरेंजमेंट उसमें होता है। पिच क्या होती है कि थ्रेड के पीक से उसके बगल वाले जो एडजेसेंट थ्रेड होता है उसके पिच के बीच की एक्सियल डिस्टेंस, है ना? एक्सियल पिच की बात करते हैं तो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पीक्स ऑफ द एडजेसेंट थ्रेड्स ऑफ ए स्क्रू। ठीक है, एक स्क्रू के जो भी एडजेसेंट थ्रेड्स होते हैं उन एडजेसेंट थ्रेड्स के दो पीक के बीच की जो डिस्टेंस होती है, एक्सियल डिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं उसकी एक्सियल पिच। ठीक है, ये अगर एक्सेस मान लें इसको, सेंटर ये एक्सेस होगी तो एक्सेस के अलॉन्ग अगर आप डिस्टेंस मेजर करते हो तो वो उसकी पिच होगी, एक्सियल पिच। ठीक है, अगर मैंने आपसे बोला कि भाई एक्सियल पिच जो है या पिच जो है स्क्रू थ्रेड की, एक्सियल पिच के बारे में बात करेंगे, 4 सेंटीमीटर है। मैंने आपसे बोला कि एक्सियल पिच जो है थ्रेड की वो 4 सेंटीमीटर है, तो इससे क्या समझते हो आप? व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ दिस टर्म? सिंगल स्टार्ट थ्रेड है आपका, सिंगल स्टार थ्रेड में, और मैंने आपसे ये बोला है कि जो पिच है थ्रेड की या स्क्रू जो थ्रेड है उसकी जो पिच है वो 4 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 4 सेंटीमीटर पिच का मतलब क्या हुआ? कैन यू डिफाइन, एक्सप्लेन वट एवर आई एम आस्किंग? If PA, that is axial pitch of a screw, is 4 centimeter, then what is the physical meaning of this term? नट बोल्ट तो देखे होंगे, एक जैसे
इसको थ्रेड है हमारा कोई, हम्म एक एडजेसेंट थ्रेड पे जो हमारा डिस्टेंस होगा वो 4 सेंटीमीटर का होगा, हम्म। दो एडजेसेंट उनके बीच में सर। हाँ वो तो ठीक है, वो तो चलो मुझे समझ में आ गया। इसका फिजिकल मतलब क्या हो गया? नट बोल्ट तो होते हैं आप लोगों के पास, नट बोल्ट आप लोगों ने देखे होंगे। तो जैसे ही आप सुन लो, जैसे ही आप एक रेवोल्यूशन उस नट को बोल्ट को नट को घुमाओगे, आप अगर एक रेवोल्यूशन उस नट को घुमाओगे तो वो एक रेवोल्यूशन में 4 सेंटीमीटर एक्स मतलब आगे की ओर एडवांस हो जाएगा। आप देखते हो कि जब स्क्रू ड्राइवर से आप स्क्रू को घुमाते हो तो एक राउंड जब स्क्रू ड्राइवर कंप्लीट करता है तो वो नट जो आपका स्क्रू होता है वो थोड़ा अंदर की ओर चला जाता है ना? ये देखा है कि नहीं? हेलो? नट सर वो बोल्ट एक रेवोल्यूशन करेंगे तो उतना तो सर जाएगा ही, तो डिस्टेंस से क्या फर्क पड़ रहा है? वही तो उसकी एक्सियल पिच होती है बेटा। वो जितनी डिस्टेंस से जाएगा वो उसकी एक्सियल पिच के बराबर जाएगा, अगर सिंगल स्टार्ट थ्रेड है तो। यस सर। मैं यही तो बताने वाला हूँ कि एक बार जब एक रेवोल्यूशन आप घुमाओगे ना, जैसे नट बोल्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वहां पे थ्रेड बना है और मैंने आपसे बोला कि उसकी एक्सियल पिच जो है वो 4 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ही ये होता है कि जैसे ही आप एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करोगे नट का या बोल्ट का, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करोगे तो आपका जो नट है, आपका जो बोल्ट है, वो उसकी एक्सियल पिच के बराबर आगे की ओर एक्सटेंड हो जाएगा या आगे की ओर एडवांस हो जाएगा। आगे की ओर अगर खोलोगे तो पीछे की ओर और कसोगे तो आगे की ओर एडवांस हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है, ठीक है? तो सर ये तो वेरी भी हो सकता है सर, ये तो कितना भी रख सकते हैं। हाँ अगर वेरी 3 हो गया तो फिर 3 के अकॉर्डिंग उतना हाँ अंदर चला जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो जितनी पिच कम होगी, जितने थ्रेड पास पास होंगे उनकी पिच उतनी कम होगी और जितने थ्रेड दूर दूर होंगे उनकी पिच उतनी ज्यादा दूर दूर रहेगी, ठीक है? उनकी पिच उतनी ज्यादा रहेगी, मतलब उनकी थ्रेड के बीच की डिस्टेंस उतनी रहेगी। तो अगर थ्रेड के बीच की डिस्टेंस ज्यादा होगी तो वो उतना ही आप बोल सकते हो, या बोल सकते हो जैसे जैसे एक्सियल पिच जो होगी थ्रेड्स की, एक्सियल पिच ज़्यादा होगी तो वो उतनी स्पीड से मूव करेगा। तो कभी कभी हम क्योंकि अगर ज़्यादा डिस्टेंस करोगे उनके बीच में तो उसकी स्ट्रेंथ कम होने लगती है, इसीलिए हम क्या करते हैं, मल्टी स्टार्ट थ्रेड यूज़ करते हैं। मल्टी स्टार्ट थ्रेड इसलिए यूज़ करते हैं कि उसकी स्पीड बढ़ जाती है, जल्दी से आपका थ्रेड मूव करने लगता है, ठीक है? तो ये मैं बेसिक कंसेप्ट बताने वाला था, एक्सियल पिच का मतलब। एक्सियल पिच समझ में आ गया क्या होता है? एक रेवोल्यूशन में आपकी जो शाफ्ट होती है, आपका जो स्क्रू होता है, जितना एडवांस हो जाएगा वो उसकी एक्सियल पिच के बराबर रहता है, ठीक है? सिंगल स्टार्ट थ्रेड की बात कर रहे हैं। अब बोलोगे सर इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग यहाँ क्यों है, वाई वी आर यूजिंग दिस टर्म हियर? वो इसलिए क्योंकि जो आपकी टेबल होगी वो टेबल लीड स्क्रू से कनेक्टेड रहती है, ठीक है? लीड स्क्रू जैसे घूमेगा तो आपकी टेबल आगे या पीछे की ओर स्लाइड करेगी, ठीक है? इसका जो टोटल कंट्रोल होता है वो लीड स्क्रू के मोशन के ऊपर डिपेंड करता है और लीड स्क्रू का मोशन, इसका मोशन साथ के साथ उसकी लीड स्क्रू की पिच के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब सुन लो BLU क्या होता है। ये कोई भी एक मान लेते हैं कि हमारा एक बोल सकते हैं किसी प्लेन की बात करते हैं, उस प्लेन में 2 पॉइंट ले लिया, एक तो एक्स वाई प्लेन मान लिया हमने, एक एक्स वाई प्लेन के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसमें दो पॉइंट हमने सुटेबली मान लिए हैं, एक पॉइंट A मान लिया है और एक पॉइंट B मान लिया है, ठीक है? एक पॉइंट A माना है और एक पॉइंट, हाँ बोलो। सर मुझे सर थेरेपी कराने जाना था सर, 2 बजे के टाइम बुलाया था सर वहाँ हॉस्पिटल में सर। अच्छा सर जा सकता हूँ मैं? उस दिन भी तो गायब हो गया था। यस सर, उस दिन भी तो गायब हो गए थे। अब डेली कहीं ना कहीं जाने। नहीं सर उस दिन तो फोन ऑफ हो। डेली नहीं सर वो आज मैं गया था सुबह, तो उन्होंने 2 बजे बुलाया था सर, थेरेपी करा रहा हूँ ना, बैक में प्रॉब्लम हो गई रोज। जाओ, ठीक है? तो ये 2 पॉइंट मान लिए, पॉइंट A पॉइंट B, किसी प्लेन में 2 पॉइंट मान लिए। पॉइंट A जो है उसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है और x2, और दूसरे वाला पॉइंट B है उसकी कोऑर्डिनेट्स x2 y2, ठीक है? पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 है। अब अगर हमें x डायरेक्शन में आपका टूल मूव कर रहा है, योर टूल इज मूविंग अलोंग x डायरेक्शन, तो किसी ना किसी वेलोसिटी से मूव करेगा, और इसी तरीके से y डायरेक्शन में अगर मूव करना है इसको तो y डायरेक्शन में किसी ना किसी वेलोसिटी से मूव करेगा, ठीक है? अगर आपको मान लिया कि आपका जो टूल है वो x डायरेक्शन में मूव करना है और y डायरेक्शन में मूव करना है,
तो भाई एक्स डायरेक्शन में अगर मूव करना है तो वेलोसिटी क्या होती है, dx अपॉन dt होता है कि नहीं होता है, dx अपॉन dt ये उसकी वेलोसिटी होगी, ठीक है। अब ये बताइए पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक अगर मूव कर रहे हैं हम तो कितना टाइम हमें लगेगा, हमें कितना समय लगेगा, ट्रेवलिंग टाइम कितना लगेगा अगर हम पॉइंट 1 से पॉइंट 2 की ओर मूव कर रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस। रिमेंबर वी आर मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, और ये मान लिया है कि जो मोशन है अलोंग एक्स एक्सिस दैट इज v मीटर पर मिनट, ठीक है। द मोशन अलोंग द एक्सिस इज v मीटर पर मिनट, हमने ये मान लिया ये मोशन है अलोंग v एक्सिस पर मिनट। तो अगर x एक्सिस की तरफ बात करेंगे कितना टाइम लगेगा उसको चलने में, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, क्योंकि आपको क्या पता है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो होता है। अब डिस्टेंस क्या है, x डायरेक्शन में चल रहे हो तो x2 में से x1 घटा देंगे, और ये टाइम, जब टाइम निकालना है तो टाइम तो इधर आ जाएगा और वेलोसिटी आपकी नीचे आ जाएगी। ये फॉर्मूले में पता है कि नहीं, इसी फॉर्मूले में पुट करेंगे हम। तो आपको पता है कि जो वेलोसिटी होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है, या स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन सॉरी वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो अगर आपको टाइम निकालना है तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के नीचे आ जाएगी, है ना। तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा 60 इंटू 10⁻³ ये भूल जाओ, ये कुछ नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम ट्रैवल टाइम देखना चाहेंगे कि y डायरेक्शन में आपके टूल को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, तो y2 माइनस y1 में से उसकी वेलोसिटी को डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब ये आगे समझने वाली बात है, इंक्रीमेंटल पोजीशन कमांड इन x डायरेक्शन। तो देखो BLU क्या होता है समझ लो, BLU का फॉर्मूला तो नीचे लिखा है, BLU का फॉर्मूला होता है पिच ऑफ लीड स्क्रू अपॉन स्टेप्स पर रेवोल्यूशन ऑफ स्टेपर मोटर, स्टेप्स पर रेवोल्यूशन ऑफ स्टेपर मोटर। समझा रहा हूं, एक बार समझ लेना कि BLU का फिजिकल मतलब क्या होता है। आपका जो लीड स्क्रू है उसकी पिच कितनी है, मान लिया कि P जो है वो पिच है लीड स्क्रू, ठीक है। और स्टेप्स पर रेवोल्यूशन ऑफ स्टेपर मतलब मोटर का एक रेवोल्यूशन चेक कराने के लिए आपको कितने स्टेप्स की रिक्वायरमेंट है, वो यहां पर है, ठीक है। स्टेप या स्टेप्स एंगल भी बोल सकते हो। तो पिच अपॉन नंबर ऑफ स्टेप्स टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, इट इज कॉल्ड BLU। इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिक लेंथ यूनिट, BLU, ठीक है। BLU क्या बताता है, BLU ये बताता है कि अगर BLU ये बताएगा कि एक स्टेप में आपकी टेबल कितना एडवांस हो जाएगी, समझ में आया। BLU इज द लीनियर और एक्सियल डिस्टेंस दैट योर टेबल विल एडवांस when stepper motor receives one pulse या in one step। समझ में आया BLU क्या होता है, एक स्टेप में आपकी जो टेबल है वो कितना एक्सियली एडवांस हो जाएगी, वो BLU बताएगा। आया समझ में, नहीं आया, दोबारा से बताता हूं। हेलो, आया सर, आया समझ में। हाँ, एक बार मैं और बता देता हूँ। जैसे मैंने बोला कि आपका जो स्टेप एंगल है, या स्टेप एंगल में बात कर लेता हूँ। आपका स्टेप एंगल मान लिया 10 है, स्टेप एंगल कितना है, 10 डिग्री, ठीक है। अभी समझ लेना, स्टेप एंगल आपका 10 डिग्री है, पिच जो है वो 36 सेंटीमीटर। मैंने आपसे बोला स्टेप एंगल कितना है, 10 डिग्री, और मैंने बोला जो पिच है वो 36 सेंटीमीटर है। किसकी पिच, किसकी होगी, लीड स्क्रू की। लीड स्क्रू की पिच 36 सेंटीमीटर, और जो 36 सेंटीमीटर नहीं, ये सेंटीमीटर मान लेते हैं। और स्टेप एंगल कितना है, 10 डिग्री। तो पहले आप बताइए एक रिवॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ स्टेप एंगल होंगे, एक रेवोल्यूशंस कंप्लीट कराने के लिए कितने स्टेप्स चाहिए हमें, हाउ मेनी स्टेप्स इज रिक्वायर्ड टू फॉर वन रेवोल्यूशन। हाँ जी,
बताइए। देखो मेरी बात सुनो, आपकी टेबल क्या गोल गोल घूमेगी या लीनियरली मूव करेगी? जिस टेबल पे टूल और लीनियर करेगी तुम। लीनियर मूव करेगी। और रोटरी मोशन किसके पास होगा? लीड स्क्रू के पास। लीड स्क्रू के रोटरी मोशन Yes, को sir. हम क्या करेंगे, टेबल के लीनियर मोशन में हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मैंने आपसे बोला है, अब देखो जो लीड स्क्रू होगा वो किससे कनेक्टेड होगा? लीड स्क्रू एक तरीके से शाफ्ट पे ही तो बना होता है, और शाफ्ट किससे कनेक्ट होती है? मोटर से। क्यों? ये मान लिया आपकी मोटर, यहाँ पे शाफ्ट लीड स्क्रू है और इससे आपकी टेबल अटैच है, आपकी टेबल अटैच है यहाँ। ये आपकी मोटर, ये आपका लीड स्क्रू मान लेते हैं, लीड स्क्रू, और ये टेबल आपकी टेबल मान लेते हैं। तो पहले आपने क्या किया, आपके पास स्टेपर मोटर जो है, उस स्टेपर मोटर से लीड स्क्रू कनेक्टेड है, ठीक है। उस लीड स्क्रू से टेबल अटैच है। पल्स आएगी, ठीक है, एमसीयू से पल्स आएंगी, वो पल्स कौन रिसीव करेगा? स्टेपर मोटर। उन पल्स के अकॉर्डिंगली आपकी जो लीड स्क्रू है आपका, वो लीड स्क्रू घूमेगा, और उस लीड स्क्रू के मोशन की वजह से आपकी टेबल आगे पीछे स्लाइड होगी, मतलब आगे पीछे की ओर मूव होगी कि नहीं होगी? या तो लेफ्ट राइट में मूव होगी, आगे पीछे मूव होगी। इतना समझ में आ रहा है? अब मैंने आपसे ये बोला है कि स्टेप एंगल कितना है? 10 डिग्री। पहले आप ये बताइए स्टेप एंगल क्या होता है? कैन यू डिफाइन दिस टर्म स्टेप एंगल? कल ही मैंने बताया था। हेलो, यस सर। हाँ, क्या होता है स्टेप एंगल? यस सर। स्टेप एंगल मैंने कल ही तो बताया क्या होता है। तो तुम लोग पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो? ऐसे ही फालतू में मैं बोल रहा हूँ। क्यों भाई? यस सर। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, तुम लोग पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? सर पूछा क्या था आपने? तो तुम क्या लाइन पे नहीं थे क्या? सुन नहीं रहे थे आप? अरे सर पानी पीने चला गया था। सर नेटवर्क नहीं है, वो डेटा हो गया खत्म हमारा सर। हॉटस्पॉट कनेक्ट करा था, वो चलेगा भैया, तो फोन करूँगा। तो बता दो ना, नहीं पढ़ना है तो बता दो मुझसे कि सर नहीं पढ़ना है, खत्म कहानी। तो फोन करा था डेटा के लिए, हॉटस्पॉट कनेक्ट करने के लिए। मैंने ये बोला है अभी आप लोगों से, ये माइंड में इमेज बन रही है इसकी कि मैं क्या बताने वाला हूँ। मैंने ये बताया कि देखो आपके पास टेबल है, टेबल पे वर्क पीस रखा होगा, वहां कहीं टूल भी होगा टेबल के ऊपर, ठीक है। अब टूल को या तो आप टूल को मूव कराओ या टेबल को मूव कराओ। तो हमने क्या किया है, टेबल को लीनियरली मूव कराएंगे या टूल को लीनियरली मूव कराते हैं, ठीक है। तो उनको मूव कराने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक लीनियर मोशन चाहिए। अब क्योंकि हम स्टेपर मोटर को यूज कर रहे हैं, तो स्टेपर मोटर से लीड स्क्रू कनेक्ट होता है और उस लीड स्क्रू से आपकी टेबल कनेक्ट होती है। जिस तरीके से आप समझ सकते हो, लेथ मशीन में आपको पता है कि लीड स्क्रू होता है, ठीक है। जब ऑटोमेटिक मोशन होता है तो लीड स्क्रू से हम कैरेज को कनेक्ट कर देते हैं, तो आपको कैरेज, लीड स्क्रू आपका रोटरी मोशन करता है और आपका कैरेज आगे की ओर मूव करता है, आगे या पीछे की ओर लीनियरली मूव करता है। ऐसा ही कुछ अरेंजमेंट यहाँ होता है। तो पल्स जो आएंगी, वो पल्स आएंगी, पल्स ट्रेन किससे? एमसीयू से, और वो स्टेपर मोटर पल्स रिसीव करेगी। स्टेपर मोटर हर एक पल्स को अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करेगी, ठीक है। हर एक पल्स के अकॉर्डिंगली आपकी जो स्टेपर मोटर है, इट विल रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू द पल्स। और मैंने आपको ये बोला था स्टेप एंगल कल बताया था। तो आप मैंने ये पूछा कि स्टेप एंगल होता क्या है, पहले तो ये बताइए व्हाट इज स्टेप एंगल। सर स्टेप एंगल होता है सर, जितना एमसीयू से सर पल्स आ रही है
ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सर जो शाफ्ट है वो सर मूव करेगी, एंगुलर वेलोसिटी होगी सर। सर जितनी उसकी आएंगी सर, उससे कहता है पल्स जितनी स्पीड से आएंगी उतनी एंगुलर वेलोसिटी शाफ्ट की ज्यादा होगी, ठीक है। अगर सर बाई चांस एक सर आई पल्स आई और उससे सर शाफ्ट 15 डिग्री, एक मिनट सर एक पल्स अगर एमसीयू से आ रही है उससे अगर शाफ्ट सर 15 डिग्री एंगुलर वेलोसिटी में मूव कर रही है सर, एंगुलर वेलोसिटी से मूव नहीं करेगी 15 डिग्री वेलोसिटी की मोशन। 15 डिग्री जो है वो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी का नहीं है। हाँ चलो बोलो आगे क्या कह रहे हो। हाँ बोलो चलो। हाँ सर, तो उससे कहते हैं जितनी पल्स आएगी तो उसके अकॉर्डिंग जो सर, जैसे अगर बाई चांस सर एक पल्स आई तो उसके अकॉर्डिंग शाफ्ट एक रेवोल्यूशन करेगी, एक रेवोल्यूशन नहीं हाफ करेगी, रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन नहीं करेगी, वो डिपेंड करता है स्टेप एंगल पे, ठीक है। जैसे फ्रैक्शन हाँ कितना फ्रैक्शन रेवोल्यूशन करेगी वो उसका स्टेप एंगल Yes, होता है। मतलब एक पल्स आई, ठीक है, एक पल्स से Yes, sir. होगा क्या कि आपकी जो शाफ्ट है वो पूरा रोटेट हो रही है। पूरा रोटेट होने में मतलब उसको एक रेवोल्यूशन में 360 डिग्री रोटेट करना है, ठीक है। ये माइक आप थोड़ा सा ऑफ कर लो, आवाज आ रही है, तो हवा की आवाज आ रही है। तो एक रेवोल्यूशन में क्या होगा, जैसे ही एक रेवोल्यूशन में 360 डिग्री आपकी शाफ्ट घूमेगी कि नहीं घूमेगी। अब मैंने आपसे बोला कि एक पल्स मैंने जैसे ही भेजी तो आपकी जो शाफ्ट है वो पूरा 360 डिग्री नहीं घूमी, वो 360 की जगह पर मान लिया 10 डिग्री घूम गई, ठीक है। एक पल्स गई और एक पल्स ने शाफ्ट को 360 डिग्री नहीं घुमाया, 10 डिग्री घुमाया। तो यही आपका स्टेप एंगल होता है। स्टेप एंगल इज द एंगल और फ्रैक्शन एंगल टर्न्ड बाय द शाफ्ट when the stepper motor receives one pulse। एक पल्स रिसीव करने के बाद आपकी जो स्टेपर मोटर है वो एक रेवोल्यूशन का जो पोर्शन जितना फ्रैक्शन घूमती है वो उसका स्टेप एंगल होगा, ठीक है। अब मैंने आपसे बोला कि स्टेप एंगल अगर 10 डिग्री है तो उस शाफ्ट को पूरी तरीके से घुमाने के लिए, मतलब उस शाफ्ट के एक रेवोल्यूशन के लिए कितनी पल्स मुझे ट्रांसफर करनी पड़ेगी, कितनी पल्स ट्रांसफर करनी पड़ेगी बताइए। 36। तो मतलब 36 पल्स जब मैं दूंगा तो आपकी टेबल जो है, आपकी नॉट टेबल, आपकी जो शाफ्ट है वो एक चक्कर घुमा देगी, मतलब एक रेवोल्यूशन उसका हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। तो ये तो कनेक्शन हो गया कि रेवोल्यूशन का और स्टेप एंगल और पल्स का क्या रिलेशन हो गया। दूसरा रिलेशन मैंने आपको ये बता रहा हूँ कि अब दूसरा रिलेशन मैंने पिच का बताया आपको, क्योंकि जो शाफ्ट घूम रही है उस पर लीड स्क्रू अटैच है, ठीक है, लीड स्क्रू अटैच है। और लीड स्क्रू में पिच हम बात करते हैं, पिच की बात करते हैं, एक्सियल पिच की, एक्सियल पिच की बात करते हैं कि नहीं। और एक्सियल पिच क्या है? यस सर। वो लीनियर डिस्टेंस होती है। मोबाइल किसी का बज रहा है, ऑफ कर लो उसे, या माइक ऑफ कर लो। एक्सियल पिच वो डिस्टेंस होती है जो कि आपका थ्रेड जो है वो उतना एडवांस हो जाएगा अगर वो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। तो मैंने आपसे बोला कि अगर यही एग्जांपल लूं कि मैंने बोला कि स्टेप एंगल 10 डिग्री है तो एक रेवोल्यूशन के लिए मुझे 36 स्टेप्स की रिक्वायरमेंट होगी। स्टेप्स मतलब पल्स की रिक्वायरमेंट होगी, है ना, 36 पल्स की रिक्वायरमेंट होगी। और मैंने आपसे ये बोला है कि एक रेवोल्यूशन में आपकी जो टेबल है वो कितना एडवांस हो जाएगी, कितना एडवांस हो जाएगी, लीड स्क्रू की पिच के बराबर, लीड स्क्रू के पिच के बराबर एडवांस हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। तो मैं वही बताने वाला हूं कि एक स्टेप में, मतलब जब अब 36 स्टेप में जब ये एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कर रहा है तो होगा क्या कि जब एक स्टेप में इसको दूंगा, किसको, एक स्टेप किसको दूंगा मैं, मोटर को, ठीक है। तो जैसे ही मैं मोटर को एक स्टेप दूंगा या एक पल्स ट्रांसफर करूंगा तो उस एक पल्स के अकॉर्डिंगली आपकी जो टेबल है वो थोड़ा बहुत तो आगे होगी, क्यों भाई? एक पल्स के अकॉर्डिंग आपकी जो टेबल है थोड़ा बहुत आगे होगी कि नहीं होगी? होगी सर। वही आपका BLU है। एक पल्स में या एक स्टेप में
आपकी टेबल जितना एडवांस हो जाएगी, जितनी डिस्टेंस एडवांस हो जाएगी, उसी को बोलते हैं बेसिक लेंथ यूनिट। ठीक है, बताओ। यस सर, आया समझ में? नहीं आ गया सर। अब मैं सिंपली एग्जांपल लूंगा तो और अच्छे से क्लियर होगा। अब मैंने आपसे बोल देता हूं कि आपका स्टेप एंगल में अल्फा बोल देता हूं। स्टेप एंगल 10 डिग्री है। ठीक है, स्टेप एंगल कितना है? 10 डिग्री। अच्छा, BLU का फॉर्मूला यहां लिखा है, BLU इक्वल्स टू लीड स्क्रू पिच अपॉन नंबर स्टेप्स पर रेवोल्यूशन ऑफ स्टेपर मोटर। स्टेप्स पर रेवोल्यूशन ऑफ स्टेपर मोटर मतलब स्टेपर मोटर के एक रेवोल्यूशन कराने में आपको कितने स्टेप्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टेप्स या नंबर ऑफ पल्सेस रिक्वायर्ड। तो अल्फा कितना हो गया? 10 डिग्री। आप मुझे बताइए एक रेवोल्यूशन के लिए कितनी पल्सेस चाहिए, कितने स्टेप्स? सर अगर स्टेप एंगल 10 डिग्री है तो वो 36 पल्स चाहिए सर एक रेवोल्यूशन के लिए। बिल्कुल 36 पल्स चाहिए हमें, स्टेप्स चाहिए। यस सर। ठीक है, चलिए अब मैंने आपसे ये बोल दिया कि जो आपका लीड स्क्रू है उसकी जो पिच है वो 36 सेंटीमीटर है। 36 सेंटीमीटर क्या है उसकी पिच है। तो आप मुझे बताइए BLU कितना होगा? वो डिवाइड कर देंगे 36 को। हाँ, तो कौन सा 36 से? हाँ, 36 सेंटीमीटर ऊपर आ जाएगा। अगर उसको मीटर में कन्वर्ट करना है, 36 नीचे आएगा। mm में कन्वर्ट करना है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 36 आ गया नीचे, मतलब हो गया 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? नहीं सुन, 10 सेंटीमीटर नहीं, 10 मिलीमीटर, 10 mm आ जाएगा। तो ये हाँ आपका, सर कन्वर्ट करके तो। हाँ, तो ये आपका BLU हो गया 10 mm। तो BLU क्या होगा कि जैसे ही आप एक पल्स ट्रांसफर करोगे तो आपकी जो टेबल है वो 10 mm आगे की ओर चली जाएगी या पीछे की ओर चली जाएगी। ठीक है, ये X डायरेक्शन में करेंगे, इसी तरीके से Y डायरेक्शन में करेंगे। ठीक है, X डायरेक्शन की बात करेंगे तो X के हिसाब से, Y डायरेक्शन की बात करेंगे तो Y के हिसाब से। अब आप मुझे बताइए, अब मैं आपको सिंपली क्वेश्चन पूछता हूं कि मुझे अपनी टेबल को 400 mm X डायरेक्शन में लेके जाना है और 500 mm Y डायरेक्शन में मूव कराना है। समझ रहे हो क्या बोला मैंने आपसे? कि मुझे अपनी टेबल को 400 mm X डायरेक्शन में मूव कराना है और 500 mm Y डायरेक्शन में मूव कराना है। तो आप मुझे बताइए कितनी पल्स की रिक्वायरमेंट होगी अपनी टेबल को X डायरेक्शन में मूव कराने के लिए? X डायरेक्शन में मूव कराने के लिए कितनी पल्स की रिक्वायरमेंट होगी? अगर 400 mm, रिपीट करना सर। मैंने ये बोला कि X डायरेक्शन में मुझे 400 mm की डिस्टेंस कवर करनी है। ठीक है, यस सर। 400 mm की डिस्टेंस कवर करनी है और इसका BLU कितना आ गया? 10 mm आ गया है। तो आप मुझे बताइए कितनी पल्स की जरूरत होगी आपकी टेबल को मूव करा है? 40। ठीक है, और Y डायरेक्शन के लिए 50 हो जाएगी। ठीक है, तो बस वही यहाँ बताने वाला हूँ, वही समझा रहा हूँ मैं आपको, वही समझा रहा हूँ। देखो अगला वाला लिखा ना, इंक्रीमेंटल पोजीशन कमांड इन X डायरेक्शन। तो टोटल कितना आप जाना चाह रहे हो, टोटल कितना जाना चाह रहे हो और उसका BLU कितना है X डायरेक्शन में। तो इसका जब डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई कितनी पल्स की रिक्वायरमेंट है X डायरेक्शन में मूव करने के लिए और इसी तरीके से Y डायरेक्शन में मूव करने के लिए कितनी पल्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू पल्स फ्रिक्वेंसी इंटू BLU इंटू 60 mm पर मिनट। ये तो हम खुद ही निकाल लेंगे किस तरीके से निकालना है, बेसिक लेंथ यूनिट उसके हिसाब से निकल जाएगा। ठीक है भाई? यस सर। चलिए अब इसके न्यूमेरिकल करने हैं हमें। आपको बेसिक कंसेप्ट इसका पता चल गया कि नहीं चला है? बस ये बताओ, बेसिक कंसेप्ट इसका समझ में आया? चल गया सर। है ना कि आपके पास सबसे पहले MCU लगा रहेगा, मशीन कंट्रोल यूनिट, वहां से पल्स जनरेट होंगी। उन पल्स को कौन रिसीव करेगा? स्टेपर मोटर। स्टेपर मोटर हर एक पल्स के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करेगी। जितना एंगल वो एक पल्स के अकॉर्डिंग ट्रेवल करेगी उसको उसका क्या बोलते हैं? स्टेप एंगल बोलते हैं। ठीक है,
ठीक है, उसके बाद क्या होगा, एक स्टेप में आपकी टेबल जितना एडवांस होती है उसको उसका BLU बोलते हैं। ठीक है, यस सर। चलिए तो ये वाला अभी इसके न्यूमेरिकल हम अगली क्लास में करेंगे। अगली क्लास का मतलब है कि 2 बजे से। ठीक है, तब तक आप सर थोड़ा और टाइम दे दो सर, भूख लग रही है सर। 2 तो बज गए सर, नहीं भूख मतलब भी 2 लग रही बजे से नहीं, 2:10 पे कर लेंगे। सर 2:15 से, 2:15 को। 2:15 ज़्यादा हो जाएगा, चलो ठीक है 2:15 से कर लेंगे। ठीक। ठीक है, तो अभी तक हम लोग इसका थ्योरेटिकल पार्ट था स्टेपर मोटर का। तो स्टेपर मोटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो वो सॉल्व कर लेते हैं इस बार। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन दिया है, एन NC मशीन यूजेस 200 पल्सेस पर रेवोल्यूशन, मतलब एक रेवोल्यूशन के लिए आपको 200 पल्सेस की रिक्वायरमेंट है इन कोडर, एंड अ 10 टीथ पर इंच लीड स्क्रू, 1 इंच में 10 टीथ हैं, फॉर इट्स एक्सिस कंट्रोल, डिटरमाइन द BLU ऑफ द मशीन। तो मशीन का BLU आपको पता करना है। फॉर्मूला क्या होता है BLU? BLU क्या होता है? पिच अपॉन नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, सॉरी नंबर ऑफ स्टेप्स, है ना, यही तो है। तो पिच कैसे निकालेंगे? आपको पता है कि जो 10 टीथ हैं, 1 इंच में कितने टीथ हैं? 10। तो आप ये बताइए 2 इंच के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? 10 से डिवाइड कर दो। तो पिच क्या होती है? पिच इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पीक्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टीथ, है ना, 2 लगातार टीथ के बीच की दूरी होती है, एक्सियल डिस्टेंस। अब 10 टीथ के बीच की डिस्टेंस दी गई है आपको 1 इंच। 1 इंच में 10 टीथ हैं, तो आप बताइए इसकी पिच कितनी हो जाएगी? अब 1 इंच में कितने mm होते हैं? 25.4। यस सर। आवाज आ रही है? कहाँ से आ रही है? ठीक है, 1 इंच में 10 टीथ हैं और आपको पता है 1 इंच में कितने mm होता है? 22.54 होता है ना सेंटीमीटर, तो 25.4 mm हो गए इसमें। अब ये 25.4 mm कितने बीच टीथ के बीच की डिस्टेंस है? 10 टीथ की। 2 टीथ के बीच की डिस्टेंस 10 से डिवाइड कर देंगे तो 2.54 mm ये पिच आ गई कि नहीं आ गई? 2.54 mm इसकी पिच हो गई। क्या होता है BLU? BLU होता है पिच, दैट इज 2.54 अपॉन नंबर ऑफ स्टेप्स। कितने स्टेप्स हैं? 200। आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, 2.54 upon 200 that is equals to 1.25 into 10 to the power minus 2 mm, that is equals to 0.0127 mm। आ गया समझ में? पहला क्वेश्चन। यस सर। चलिए अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर पहले एक बार रिपीट कर दीजिए थोड़ा सा, वो पहले वाला सर। क्यों, कहाँ थे? चले गए थे क्या कहीं? क्या नहीं समझ? अभी ज्वाइन किया है सर। अरे यार, तो मैंने ग्रुप में मैसेज तो किया था, तुम तो पहले से ही थे। देखो ये क्वेश्चन है कि NC मशीन है, NC मशीन जो है उसमें 200 पल्सेस हैं एक रेवोल्यूशन के लिए। ठीक है, एक रेवोल्यूशन कराने के लिए आपको 200 पल्स की जरूरत है, एंड 10 टीथ पर इंच, और 1 इंच में 10 टीथ दिए गए हैं फॉर लीड स्क्रू, फॉर इट्स एक्सेस कंट्रोल, डिटरमाइन द BLU ऑफ द मशीन। मशीन का BLU आपको पता करना है। ठीक है, तो BLU क्या होता है? पिच अपॉन नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है, नंबर ऑफ स्टेप या नंबर ऑफ पल्सेस। तो नंबर ऑफ पल्स तो दी गई है लेकिन पिच नहीं दी गई है। अब क्या दिया गया कि 10 टीथ जो हैं 1 इंच में हैं। अगर 1 इंच में 10 टीथ हैं तो आपको पिच क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन द 2 टीथ। तो क्या करेंगे? 10 से डिवाइड कर देंगे। 10 से डिवाइड कर देंगे तो वो आपकी पिच आ जाएगी। तो 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। और कितने mm हो गए? 25.4 mm। 25.4 mm में आपके 10 टीथ हैं, तो 2 टीथ के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? 10 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 2.54 mm आपकी पिच निकल के आ जाएगी। ठीक है, यहां तक समझ में आया? हेलो, यस सर। यहां तक समझ में आ गया? Yes, अब sir। इसको बस फॉर्मूले में रखना है। बेसिक लेंथ यूनिट क्या होती है? BLU। लीड स्क्रू पिच इन mm निकाल चुके हैं, और नंबर ऑफ स्टेप्स पर रेवोल्यूशन कितने हैं? 200। 200 से डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा।
BLU क्या है? डिस्टेंस 0.0127, मतलब ये हो गया एक पल्स में आपकी टेबल 0.0127 mm एडवांस हो जाएगी, इतने आगे या पीछे की ओर शिफ्ट हो जाएगी आपकी टेबल। ठीक है, आया समझ में? नहीं आया? आगे सर, आगे आगे सर, आ गया। चलिए अब अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन 2.2 एग्जाम्पल नंबर। एन एनसी मशीन हैज अ रेजोल्यूशन, BLU का मतलब रेजोल्यूशन भी होता है, याद रखना है। ठीक है, एन एनसी मशीन हैज अ रेजोल्यूशन दैट इज BLU 0.01 mm, आपको BLU दिया है। टू मूव द कटर फ्रॉम कोऑर्डिनेट्स 1,1 to 3,1। अब आपका कटर कहाँ से कहाँ मूव करता है? 1,1 इस कोऑर्डिनेट से लेकर के 3,4 इस कोऑर्डिनेट तक मूव करता है। ठीक है, बोथ कोऑर्डिनेट्स आर इन mm, दोनों कोऑर्डिनेट mm में दिए गए हैं। एट 18 mm पर मिनट, मतलब आपका कटर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव कर रहा है 18 mm पर मिनट की स्पीड से। हाउ मेनी पल्सेस एंड एट व्हाट रेट वुड द कंट्रोलर सेंड टू X एंड Y सर्वो मोटर, मतलब ये है कि दो मोटर लगी हुई हैं, दो सर्वो मोटर लगी हुई हैं, एक जो X कोऑर्डिनेट को कंट्रोल करेगी, एक जो Y के कोऑर्डिनेट को कंट्रोल करेगी। तो ये बोला गया कि X की ओर मूव करने के लिए आपको कितनी पल्स चाहिए और Y की ओर मूव करने को आपको कितनी पल्स चाहिए। ठीक है, ठीक है, चलिए पहले तो देख लेते हैं कि हमें X डायरेक्शन में मूव कितना करना है। तो सिंपली हम समझ लेते हैं, एक सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देते हैं। पहला पॉइंट है आपका X1 है, Y1 है। ठीक है, मान लिया ये 1,1 ये आ गया आपका पॉइंट नंबर A 1,1, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं X1 Y1। ठीक है, ये आपको ओरिजिन मान लेते हैं। और 3,Y, X में 3 चलना है और Y में चलना है 4, ये आ गया 3,4 मान लिया, ये 3,4 ये मान लिया B पॉइंट है। तो आपको क्या निकालना है? X और Y में जो सर्वो मोटर को चलाने के लिए कितने पल्स की रिक्वायरमेंट है इस स्पीड से चलाने के लिए, किस स्पीड से? 18 mm पर मिनट से चलाने के लिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया गया है कटर की स्पीड इज गिवन टू अस 18 mm पर मिनट, ये मेंशन कर दिया, बेसिक लेंथ यूनिट दे दिया। अब हमें यह देखना है द रेट एट विच पल्स शुड बी जनरेटेड बाय द कंट्रोलर। ठीक है, कंट्रोलर को कितनी पल्स जनरेट करनी चाहिए। अब आपको मूव कितना करना है? 18 mm, 18 mm पर मिनट है। ठीक है, 18 mm पर मिनट है और 0.01 से आप डिवाइड कर दोगे, इसमें BLU से, बेसिक लेंथ यूनिट से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि भाई एक पल्स में आप कितना मूव करोगे? 0.01 mm, एक पल्स में कितना मूव करोगे? 0.01 mm, है ना। तो 18 mm मूव करने के लिए आपको कितनी पल्स चाहिए? एक मिनट में 18 mm मूव करने के लिए आपको कितनी पल्स चाहिए? 1800 पल्सेस पर मिनट। तो आपका जो कंट्रोलर लगा हुआ है, माइक्रो कंट्रोल यूनिट लगी है, उसको X डायरेक्शन, उसको एक मिनट में 1800 पल्स जनरेट करनी पड़ेगी। ठीक है, एक मिनट में कितनी पल्स जनरेट करनी पड़ेगी? 1800। ठीक है, अब देखते हैं कि X डायरेक्शन में उसको कितना ट्रेवल करना है। तो X डायरेक्शन में कितना ट्रेवल करना है? यहाँ पर X की वैल्यू कितनी है? X2, ये X1 है, X1 दिया है आपको 1, X2 दिया गया है 3। ठीक है, तो डेल्टा X कितना हो जाएगा? X डायरेक्शन में कितना ट्रेवल करना है? X3 माइनस X1, X3 माइनस X1 आपको ट्रेवल करना है, मतलब 2 mm ट्रेवल करना है आपको। ठीक है, X एक्सिस में आपको कितना ट्रेवल करना है? 2 mm, और Y एक्सिस में कितना ट्रेवल करना है? डेल्टा Y कितना दिया है? Y2 माइनस Y1, Y2 की वैल्यू कितनी दी है? 4 माइनस Y1 1, 4 माइनस 1 3 है। तो 3 mm आपको X में चलना है, 3 mm Y में चलना है। तो कितनी पल्सेस की रिक्वायरमेंट है, किस रेट पे, एट व्हाट रेट वी हैव टू सप्लाई द पल्सेस। तो उसके लिए क्या करना है? सिंपली फॉर्मूला जो है उसमें पुट कर देंगे, सिंपली फॉर्मूला पुट कर देंगे। हमें इतनी स्पीड मेंटेन करने के लिए, 18 mm पर मिनट मेंटेन करने के लिए 1800 पल्स एक मिनट में जनरेट करनी पड़ेंगी। तब आपकी जो तब आपका जो टूल है वो इस स्पीड से मूव करेगा, आपका जो कटर है इस स्पीड से मूव करेगा। अब करना क्या है, आपका जो कटर है इस कोऑर्डिनेट से इस कोऑर्डिनेट तक जाना है। ठीक है,
पॉइंट 1 से पॉइंट ए से पहला वाले कोऑर्डिनेट को मैं पॉइंट ए मान लेता हूँ, दूसरे वाले कोऑर्डिनेट को पॉइंट बी मान लेता हूँ। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आपका कटर मूव करेगा, ठीक है, लेकिन किस स्पीड से मूव करेगा वो बता दिया है, 18 mm पर मिनट। तो आपको जो फ्रिक्वेंसी मेंटेन करके रखनी गई है, ठीक है, वो कितनी रखनी पड़ेगी, 1800 पल्स पर मिनट। 1 मिनट में आपको 1800 पल्सेस निकालनी है। कैसे निकालेंगे, उसकी वेलोसिटी में आप क्या करोगे, पल्स रेट से डिवाइड, सॉरी BLU से डिवाइड कर दोगे, ठीक है, बेसिक लेंथ यूनिट से डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगी कि 1800 पल्स 1 मिनट में जनरेट करनी है। अब x डिस्टेंस, x में डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, 2 mm, y में कितनी करनी है, 3 mm। तो कितनी पल्स चाहिए y mm में, x डायरेक्शन में चलने के लिए कितनी पल्स की रिक्वायरमेंट है, जो भाई 200। क्यों, क्योंकि आपको टोटल कितना चलना है x डायरेक्शन में, 2 mm चलना है, और एक पल्स में कितना चल रहे हो, 0.01 mm। एक पल्स में 0.01 चल रहे हो तो कितनी पल्स की रिक्वायरमेंट है, 200 पल्स की रिक्वायरमेंट। और वाई डायरेक्शन में कितनी चाहिए, 300, ठीक है। अगर आपको पल्स नंबर ऑफ पल्सेस निकालना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक पल्स में आप कितना चल रहे हो। तो आपको पता है एक पल्स में आप 0.01 mm चल रहे हो, तो 2 mm चलने के लिए कितनी पल्स चाहिए, डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहली बात ये आ गई कि आपको एक्स डायरेक्शन के लिए पल्स, एक्स सर्वो मोटर को इतनी पल्स भेजनी पड़ेंगी, वाई सर्वो मोटर को इतनी पल्स भेजनी पड़ेंगी, अगर आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है। दूसरी बात, किस स्पीड से मूव करना है उसके लिए आपको ये अलग से मेंटेन करना पड़ेगा। पल्स जनरेटेड जो कंट्रोलर होगा, उस कंट्रोलर को 1800 पल्स 1 मिनट में जनरेट करनी पड़ेगी, ठीक है। 1 मिनट में इतनी पल्स जनरेट करनी पड़ेंगी, लेकिन आपकी सर्वो मोटर को, एक्स सर्वो मोटर को इतना चाहिए पल्स और वाई को इतनी चाहिए, ठीक है। आगे समझ में नहीं आया, क्वेश्चन समझ में आ गया, हेलो, यस सर आ गया। चलिए अब अगला देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और है, ये लास्ट न्यूमेरिकल है इसका। A work table in NC positioning system is driven by a lead screw with 4 mm pitch। आपको पिच दे दी गई है 4 mm। The lead screw is rotated by stepping motor that has 250 step angles। क्या मतलब है 250 स्टेप एंगल्स का, हाँ जी, 250 स्टेप एंगल्स का मतलब क्या हुआ, क्या ये स्टेप एंगल की वैल्यू दी गई है या नंबर्स दिए गए हैं, हेलो, नंबर दिए गए हैं ना, मतलब एक रेवोल्यूशन कराने के लिए आपको 250 पल्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। द वर्क टेबल इज प्रोग्राम्ड टू मूव ए डिस्टेंस ऑफ 100 mm फ्रॉम इट्स प्रेजेंस पोजीशन एट द ट्रेवल स्पीड ऑफ दिस। तो इतनी स्पीड से आपको मूव करना है, तो सबसे पहले आपको BLU निकालना पड़ेगा कि कितनी पल्स चाहिए आपको इस स्पीड को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो पहला तो इसमें यही पूछ लिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड हाउ मेनी पल्सेज आर रिक्वायर्ड टू मूव द टेबल। उस टेबल को मूव कराने के लिए आपको कितनी पल्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो आपकी टेबल को कितना मूव कराना है, मूव अ डिस्टेंस ऑफ 100 mm, 100 mm मूव कराना है, तो कितनी पल्स चाहिए। आप क्या करोगे, जितनी डिस्टेंस मूव करानी है उसमें किससे डिवाइड कर दोगे, बेसिक लेंथ यूनिट से, BLU से डिवाइड करोगे कि नहीं करोगे। अब BLU से डिवाइड करने के लिए आपको BLU निकालना आना चाहिए। BLU क्या होता है, पिच अपॉन नंबर ऑफ पल्सेस रिक्वायर्ड, है ना, पिच अपॉन नंबर ऑफ पल्सेस पर रेवोल्यूशन, पल्स पर रेवोल्यूशन। पिच कितनी दी गई है आपको, 4 mm दी गई है, 4 mm यहाँ रख दिया। स्टेप्स पर रेवोल्यूशन कितने हो जाएंगे, 250 स्टेप्स पर रेवोल्यूशन दिए गए नंबर्स। तो ये आपका BLU आ गया। BLU में पता चल गया कि नहीं चल गया। अब कितने पल्स चाहिए आपको अचीव करने के लिए, कितनी पल्स की रिक्वायरमेंट है टेबल को मूव करने के लिए, 100 mm, BLU से डिवाइड कर देंगे। तो जब आप एक पल्स में 0.016 mm चल रहे हो, एक पल्स में 0.016 mm मूव कर रहे हो, तो 100 mm मूव करने के लिए कितनी पल्स चाहिए, डिवाइड कर देंगे 6250। 6250 पल्स की जरूरत होगी
आपको मूव करने के लिए, कहाँ से, आपकी टेबल को 100 mm मूव कराने के लिए आपको 6250 से 50 पल्स देनी पड़ेगी। ठीक है। दूसरा पूछा गया है पल्स रेट टू अचीव द डिजायर्ड टेबल स्पीड। कितनी टेबल स्पीड मेंटेन करनी है? 300 मीटर पर मिनट। तो 300 mm पर मिनट की स्पीड अचीव करने के लिए हमें किस रेट से पल्स भेजनी है? तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे इसमें, BLU से डिवाइड कर देंगे बस। इतनी स्पीड के लिए कितनी चाहिए? 300 में BLU से डिवाइड करेंगे, क्योंकि आपको अगर 1 मिनट में 300 mm चलना है। किसका माइक ऑन है भाई? 1 मिनट में आपको 300 mm चलना है। ठीक है, तो कितनी पल्स चाहिए? BLU से डिवाइड कर देना है। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ पल्सेस रिक्वायर्ड टू अचीव दिस ट्रेवल स्पीड। कितनी ट्रेवल स्पीड निकालनी है? 300 की। अब एक पल्स में आप कितना चल रहे हो? एक पल्स में 0.016 चल रहे हो। ठीक है, एक पल्स में इतना चल रहे हो, तो इतने पल्स के लिए कितना चाहिए आपको? 300/0.016। जब इसका इसमें डिवाइड करोगे तो आपको 1 मिनट में ये बता देगा 1 मिनट में कितनी पल्स चाहिए। सो 18,750 पल्स चाहिए 1 मिनट में। अगर आपको 300 mm 1 मिनट में चलना है तो आपको 1 मिनट में 18,750 पल्स भेजनी पड़ेगी, ये स्पीड अचीव करने के लिए। ठीक है, बताइए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? इस न्यूमेरिकल में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। नो सर। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद डीसी मोटर्स हैं जो भी ड्राइव मैकेनिज्म की तरह काम करती हैं। हालांकि आपको बस थोड़ा सा स्टेपर मोटर के बारे में जब आप क्लासीफाई करेंगे तो स्टेपर मोटर के बारे में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। न्यूमेरिकल अलग से पूछे जा सकते हैं। डीसी मोटर भी हम यूज कर सकते हैं टू ड्राइव एनसी कंट्रोल सिस्टम। ये स्टेपलेस है, इसमें कोई भी स्टेपर मोटर स्टेप वगैरह यूज नहीं करते हैं, और इसकी जो स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं बाय कंट्रोलिंग द वोल्टेज अप्लाई। ठीक है, आपको बस इतना लिखना है। These are generally used for stepless control of speed, and the speeds can be controlled by varying the applied voltage. ठीक है, AC induction motor, these are also used for stepless control, and the speed of this AC induction motor can be varied by varying the frequency of the AC supply. AC supply की frequency को vary करा करके आप इसकी speed को control कर सकते हैं। ठीक है, और हालांकि ज़्यादातर जो केसेस होते हैं ऑफ NC मशीन, द स्पिंडल इज जनरली ड्रिवन बाय AC और DC सर्वो मोटर। AC DC सर्वो मोटर ज्यादातर हम यूज करते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सिस ऑफ मशीन मूवमेंट। सो हियर द मीनिंग ऑफ एक्सिस इज द नंबर ऑफ मोशंस ऑफ द टूल हैव। द नंबर ऑफ मूवमेंट, सॉरी, द एक्सिस हियर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट्स of the machine tool. The direction of movement of machine tools is generally used to represent the axis. ठीक है, अगर एक्सेस की बात करेंगे यहाँ पर, तो एक्सेस मैंने बताया था कि डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ मशीन्स। तो इस तरीके से हमने देखा था 2 एक्सेस, 3 एक्सेस, 4 एक्सेस, 5 एक्सेस मशीन्स होती हैं। तो यहाँ एक्सेस से मतलब क्या है? डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ मशीन टूल्स। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। अगर हम एक्स डायरेक्शन की ओर चल रहे हैं, लीनियर मोशन, तो ये एक मोशन हो जाएगा। वाई की ओर लीनियर मोशन है तो 2, जेड डायरेक्शन की ओर 3। वहीं अगर एक्स एक्सिस की किसी एक्सिस के अबाउट इसका रोटरी मोशन है तो वो 4 हो जाएगा। एक और एक्सिस के अबाउट है तो 5 रोटेशन हो जाएंगे। ठीक है, तो दिस रोटेशन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एन एक्सिस इन दिस केस। ठीक है, whenever so this you have to consider, you have to just say classification on the basis of this. So here the meaning of axis is the direction of movements of the machine tools, okay, in which it can slide simultaneously. So when 2 axis NC machines, we are saying that this machine has 2 axis control, it means we can simultaneously control its motion along two independent motions of the machine tools. It may be along x axis or y axis. 3 axis NC control, 3 axis NC machine means it has control along the 3 axes, like along x axis, along y axis, and along the x axis. 4 axis means the motion of the machine can be controlled along the 3 axis in linear way, and 4th may be the rotary motion. Okay, so whenever we are considering the simply CNC lathe,
then it is a 2-axis machine. One movement will be along the workpiece or one will be perpendicular to the workpiece axis. So you have to write these things only, and no more explanation is required in this case. You have to just show the meaning of axis. What is the axis? Axis means the direction of movement of the machine tools in the machine tools. So generally it may be along x-axis, y-axis, and z-axis, the linear motion, and the rotary motion is also considered as the axis. Okay, so total 5-axis machine we can have. Milling machine, 5-axis milling machine, you have heard about that. So 5-axis NC machine means along 3 directions it may have linear motion, and about some 2 axis it may have a rotary motion. Okay, so this is the basically classification of the NC machine system. So this is the classification. यहाँ तक classification खत्म हो गया. इसके अलावा जो अगला टॉपिक है दैट इज कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज्ड इन एनसी मशीन. ठीक है, एनसी मशीन में कितने टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं. सो द पर्पस ऑफ दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम इज टू प्रोवाइड द एक्यूरेट पोजीशनिंग ऑफ द टूल विद रिस्पेक्ट टू द वर्कपीस. ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम का काम ही यही होता है कि जो आपका टूल और वर्कपीस है उन दोनों की पोजीशनिंग को आप एक्यूरेटली डिफाइन कर सकें with respect to each other, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में. अगर टेबल फिक्स है then you have to just define the position of this tool, or when tool is fixed you have to decide the location of the table or workpiece that is located. Okay, तो अलग अलग टाइप के लोकेशंस होते हैं. जनरली वी आर सेइंग लेंथ मशीन. लेंथ मशीन में 2 टाइप की फीट होती है. ये थोड़ा सा देख लेना, ज़्यादा डिस्कस नहीं है, इंपॉर्टेंट है. सो इफ वेरियस एनसी मशीन्स हैव डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम. अगर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एनसी लेथ, सो इट हैज 2 फीड एक्सिस. लेथ में 2 फीड एक्सिस होती हैं, और आपको याद रखना है कि जब हम लेथ मशीन की बात करेंगे तो 2 एक्सिस एक्स और जेड एक्सिस याद रखना है. ठीक है, एक्स एंड जेड एक्सिस इन रेडियल एंड एक्सियल डायरेक्शन. एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस में काम करती है लेथ मशीन, एनसी लेथ मशीन. और जो एनसी मिलिंग मशीन है इट हैव 3 लीनियर एक्सिस एक्स वाई एंड जेड. ठीक है, तीनों डायरेक्शन में इसका मोशन हो सकता है. अभी ये केवल अभी याद रखने वाली बात है, बस ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करना है. अभी मैं बताता हूँ कोऑर्डिनेट सिस्टम. इसी तरीके से ड्रिलिंग मशीन में होता है. सो टू डिटरमाइन द पॉजिटिव नेगेटिव एंगुलर मोशन, राइट हैंड रूल इज यूज्ड. कि राइट हैंड थंब रूल को आप यूज़ करेंगे अगर ये पॉइंटेड आउटवर्ड होता है. सो विद द राइट हैंड थंब पोजिशनिंग इन द पॉजिटिव लीनियर एक्सिस, और फिंगर हैंड्स आर कर्व पॉजिटिव डायरेक्शन और रोटरी डायरेक्शन. ये रोटरी और इस तरीके से देख सकते हैं कि कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है. तो इसमें हम राइट हैंड रूल को यूज़ करते हैं. इस रूल में ये होता है कि अगर आप राइट हैंड थंब जो है आपका उसको पॉजिटिव लीनियर एक्सिस की ओर मूव करेंगे. जैसे अगर इसमें देखेंगे तो अपने थंब को अगर एक्स एक्सिस की ओर देखेंगे तो आप देख रहे हो आपका जो टूल है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है. आपका अंगूठा अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस का है तो आपका जो उंगलियां है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है. ठीक है, सो विद द राइट हैंड थंब pointing in the positive linear axis direction, then the finger hand are curled in positive rotation direction as illustrated in this figure. तो वही है किस डायरेक्शन में आपको रोटेट करना है. एंटी क्लॉकवाइज इसमें पॉजिटिव ले रहा है, क्लॉकवाइज इसमें नेगेटिव लेना है, बस ये. एनसी ड्रिलिंग मशीन में भी हम यूज़ करते हैं. हाँ, तो एनसी ड्रिलिंग मशीन आपको बस याद रखना है कि कितने कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ किए जाते हैं. एनसी लेथ में 2 एक्सिस होता है. एनसी हैज 2 एक्सिस, एनसी मिलिंग मशीन हैज 3 एक्सिस. ठीक है, बात करते हैं एनसी ड्रिलिंग मशीन की. इंपॉर्टेंट है. तो एनसी ड्रिलिंग मशीन्स जनरली हैव यूजेस द कोऑर्डिनेट सिस्टम व्हिच आर सिमिलर टू द milling machines, but there are no rotational axis x, y और a, b और c. तो जब भी देखो, अगर मैंने अभी आप लोगों को बताया था CNC मिलिंग के बारे में, तो उसमें 5 एक्सिस कंट्रोल बोला था. x, y, z 3 एक्सिस तो होती हैं, वो उसका लीनियर मोशन को रिप्रेजेंट करता है. a, b, c जो हम अलग डिफाइन करते हैं वो a, b, c उसके रोटरी मोशन के लिए यूज करते हैं हम. ओके, so this x and y axis are defined in the plane of the table while z axis perpendicular to this plane. तो ये तो बस सिंपली इतना है, आपको याद रखना है. यहाँ से कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज्ड इन एनसी मशीन, यहाँ से याद रखना है. ठीक है, 2 टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम हम यूज करते हैं. अभी तक तो बेसिक आइडिया था कि भाई अगर एनसी ड्रिलिंग मशीन की बात करेंगे तो इट हैज़ 2 एक्सिस कंट्रोल, एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस.
if we are going to discuss the CNC milling, it has 3 axis control, X, Y and Z, together with some rotary motions. एक मिनट ब्रेक लेता हूँ मैं। हाँ देखो यहाँ लिखा हुआ है, इसको एक बार पढ़ेंगे ना डिटेल में तो पता चलेगा। एन एनसी मिलिंग मशीन हैज 3 लीनियर एक्सिस। लीनियर एक्सिस को हम इसमें एक्स, वाई और जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, टुगेदर विथ सम कैपेसिटी टू कंट्रोल 1 और मोर रोटेशनल एक्सिस। जो रोटेशनल एक्सिस होती हैं उनको हम ए बी सी, उनको हम जो रोटेशनल एक्सिस होती है उनको ए बी या सी एक्सिस बोलते हैं, एक्स वाई जेड नहीं बोलेंगे। एक्स वाई जेड लीनियर मोशन के लिए वो यूज किया जाता है। ए बी एंड सी जो एक्सिस होंगी उनको रोटरी एक्सिस के या रोटरी मोशन के रिस्पेक्ट में हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये एक्स लिखा है, ये वाई लिखा है और ये जेड लिखा है। इसमें वाई ये वाला प्लेन होता है, जेड ये वाला होगा। ठीक है, ये याद रखना है। ये सिस्टम जब भी आप प्रोग्रामिंग करेंगे उस प्रोग्रामिंग में ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करना है हम लोगों को। ठीक है, वी हैव टू यूज दिस टाइप ऑफ दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो उसमें ये नहीं पूछने वाली बात है कि सर ये कैसे आ गया, ये आ गया, ये पॉजिटिव एक्स, ये पॉजिटिव वाई और ये पॉजिटिव जेड, ये नेगेटिव जेड, ये नेगेटिव एक्स, ये नेगेटिव वाई होगा। ठीक है, ये नेगेटिव एक्स होगा। ठीक है, अगर एक्स एक्सिस के इस एक्सिस के अलॉन्ग रोटेशन है तो इसको एक नया एक्सिस बोल दिया है। ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। ये रोटेशन को इसमें ए बी सी न्यू एक्सिस के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया गया। ये है कोई एक्सिस नहीं, बट ये रोटेशन को शो कर रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल हम यूज करेंगे उसकी एक्स लीनियर एक्सिस की डायरेक्शन को शो करने के लिए। इसके अलावा ऐसे ही एनसी ड्रिलिंग मशीन में हम यूज करेंगे। अब मैंने आपको भी बोला था कि यहाँ से हमें बेसिकली कोऑर्डिनेट सिस्टम स्टडी करते हैं। सो द कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज्ड इन एनसी मशीन्स are so 2 methods of giving the coordinates are there, absolute coordinate system and incremental coordinate system। आपको ये लिखने हैं। 2 coordinate system यूज करते हैं, एक absolute coordinate system and second is the involute coordinate system। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है यार, बहुत है। आज इतना ही छोड़ रहने देते हैं ना। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। जस्ट वेट अ मिनट। थैंक यू सर। हाँ तो थैंक यू बोल देना भाई, बोल देना थैंक यू। तो आज के लिए यहीं तक छोड़ते हैं।